हर सुबह ठीक 7 बजे रास्ता एक खास आवाज से गूंज उठता था। ये आवाज थी राइस्टार की, जो अपनी नीली स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होकर वहां से तेजी से गुजरता था। ठीक उसी चौराहे पे एक अपंग लड़की बैठी रहती थी। उसका एक पैर नहीं था, फिर भी जैसे ही उसे इंजन की गुर्राहट सुनाई देती वह खड़ी हो जाती थी। यह सिलसिला कोई 1 या 2 दिन का नहीं, बल्कि पिछले 6 महीनों से बिना रुके उसी रास्ते पर चल रहा था। रोजाना राइस्टार अपनी जेब से फटाफट एक 50 या 100 रुपए का नोट निकालता, बिना उसका चेहरा देखे, बिना कोई बात किए और बिना किसी इशारे के उसके कटोरे में डाल देता था। एक ऐसा दान जो आदत बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें ना कोई पहचान थी और ना कोई सवाल। उसके बाद वह कॉलेज के लिए चला जाता। राइस्टार का रोज का यह सफर आसान नहीं था। उसका कॉलेज हस्तीपुर शहर में था, जबकि उसका फ्लैट वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ रामगढ़ इलाके में पड़ता था। इसीलिए हर सुबह उसकी बाइक को वह लंबा रास्ता और वही रोज का चौराहा पार करना पड़ता था। राइस्टार ने एक बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, उस महिला का चेहरा। वह हमेशा एक मैले कुचैले मास्क या कपड़े से ढका रहता था। उसे अगर कुछ दिखाई देता था तो वे थे बस उसके हाथ, पतले, कमजोर और ठंड या शायद डर से हल्के कांपते हुए। मगर वह बुधवार की सुबह, उस दिन राइस्टार रोज की तरह अपनी नीली स्पोर्ट्स बाइक को लड़की के पास रोक दिया और बाइक से उतर गया। वह पास जाकर अपने रोज के अंदाज में पैसे देने लगा। ठीक उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया। उस लड़की के चेहरे पर का मास्क उड़ा गया, केवल एक पल के लिए। राइस्टार को वह चेहरा, वह आंखें एकदम साफ दिखाई दी। उस एक पल की पहचान ने राइस्टार को अंदर तक हिला दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा, और कहा, तुम तो। राइस्टार कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही वह लड़की ने जमीन से अपना मास्क उठाया और तुरंत अपने चेहरे पर लगाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अरे रुको, 2 मिनट रुको। वह लड़की कुछ कदम चलकर झिझकते हुए रुक गई। राइस्टार उसके ठीक सामने आया और बोला, तुम पायल हो ना? उसकी आवाज में अभी भी अविश्वास और उम्मीद का मिश्रण था। और हाँ, वह पायल ही थी, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी पड़ोसन, जिसके साथ उसने स्कूल के हंसते खेलते दिन गुजारे थे। 7 साल पहले, जब वे दोनों सिर्फ 16 साल के थे, एक रात अचानक ही पायल का पूरा परिवार बिना किसी आहट के शहर छोड़कर चला गया था। न कोई पता था, न कोई संदेश, न कोई फोन कॉल। पीछे सिर्फ बंद और खाली मकान था और छोड़े हुए सवाल। राइस्टार ने पायल को अपने घर के कमरे में ले आया। पायल में एक गहरा डर था, या शायद अपनी शर्मिंदगी। पायल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। पायल की कहानी बात 7 साल पहले की है। पायल के पिता शहर की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे। ये फैक्ट्री शहर के सबसे ताकतवर और अमीर व्यापारी, जिसे सब वाइट 444 के नाम से जानते थे। उनका काम ज्यादातर चावल और गेहूं की भारी भरकम बोरियां उठाकर बड़े बड़े कंटेनरों में लादना होता था, जो कि दूसरे देशों में भी जाते थे। एक रात लगातार काम के दौरान पायल के पिता ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने देखा कि गोदाम के अंधेरे तहखाने में लड़कियों को भयानक तरीके से खाली बोरों में बंद करके बड़े बड़े ट्रकों में लादा जा रहा था। यह किसी और चीज का नहीं, बल्कि लड़कियों की तस्करी का गंदा कारोबार था। इसका मालिक कोई और नहीं, बल्कि वही वाइट 444 था। इतना ही नहीं, 444 अक्सर उन लड़कियों के साथ रात में बहुत गंदा काम भी किया करता था। पायल के पिता एक ईमानदार आदमी थे। उन्होंने तुरंत इस भयानक जुर्म की शिकायत पुलिस में करने की कोशिश की। अरे सर, वो वाइट 444 है ना, अपनी फैक्ट्री में लड़कियों की तस्करी करता है। कुछ कीजिए, उन्हें रोकिए। वह जानते थे कि वाइट 444 की पहुंच सत्ता के गलियारों में कितनी गहरी थी। उस आदमी के लिए कोर्ट कचहरी और पुलिस बस दिखावटी कागजात थे। शिकायत दर्ज कराने के ठीक 2 दिन बाद, जब पायल का परिवार रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने जा रहा था, तभी घातक साजिश हुई। उनकी जीप के ब्रेक अचानक फेल हो गए। रास्ते पर ही गाड़ी तेजी से हिलने डुलने लगी। जीप का कंट्रोल पूरी तरह से छूट गया और वह बेकाबू होकर सीधे एक बड़े पेड़ से जा टकराई। इस भयानक हादसे में पायल के माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई। पायल बच तो गई, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसे गंभीर चोटें आईं और उसे अपना एक पैर खोना पड़ा था। जब वह अस्पताल में इलाज करा रही थी, तभी 444 के गुंडे वहां पहुंचे।
उन्होंने पायल को साफ साफ धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया या इस मामले में टांग अड़ाई तो उसके छोटे भाई को मार दिया जाएगा। उसका 10 साल का मासूम भाई, जिसका नाम चिंटू था, उस समय एक अनाथालय में था और अब वह वाइट 444 के कब्जे में था। यह धमकी तक सीमित नहीं थी। उसके आदमी हर हफ्ते चिंटू जिस अनाथालय में था उसके बाहर खड़े रहते थे। यह पायल को लगातार याद दिलाने का उनका अपना तरीका था कि वे चिंटू पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्हें चेतावनी दी गई थी, अगर जरा सी भी शियानापत्ती या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पायल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ी। वह एक लाचार अपंग भिखारी बनकर सड़कों पर रहने लगी ताकि वह नजरों से बची रहे। अब एक ही मकसद था और वह था चिंटू। हर महीने वह भीख मांगकर जो भी थोड़े बहुत पैसे जमा कर पाती थी, वे सारे पैसे वह अनाथालय को चुपके से भेज देती थी ताकि उसकी पढ़ाई चलती रहे और उसकी देखभाल ठीक से हो सके। पिछले 7 साल से पायल इसी तरह जी रही थी, डर में छुपकर, हर रोज मौत के साए में। पायल की कहानी सुनकर राइस्टार का खून खौल उठा। यह सिर्फ एक जुर्म नहीं था, यह शैतानियत थी। एक और भावना भी थी जो उसे अंदर से खाई जा रही थी, अपराध बोध। वह 7 साल तक पायल को पूरी तरह भूल चुका था। वह अपनी आरामदायक जिंदगी में आगे बढ़ गया था, कॉलेज, बाइक और अपनी रोज की दिनचर्या में मस्त था, जबकि उसकी बचपन की दोस्त हर दिन सड़कों पर नरक जी रही थी। उसी रात राइस्टार ने अकेले बैठकर एक कड़ा फैसला किया कि वह पायल की मदद करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन यह आसान नहीं था। वाइट 444 कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वह शहर का सबसे ताकतवर और खतरनाक व्यक्ति था। पुलिस, बड़े नेता और ऊंचे अधिकारी सब उसकी जेब में थे। उससे सीधे टकराना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। राइस्टार ने खामोशी से अपनी जांच शुरू की। उसने रात भर इंटरनेट खंगाला और पूरी सावधानी से जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि वाइट 444 का मुख्य गोदाम, जहां यह काला धंधा शुरू हुआ था, आज भी वहीं था। अगले ही दिन से रात के अंधेरे में वह अपनी नीली स्पोर्ट्स बाइक लेकर चुपचाप वाइट 444 के गोदाम के आसपास चक्कर लगाने लगा। वह वहां किसी जासूस की तरह निगरानी कर रहा था, हर छोटी हरकत को ध्यान से देख रहा था। सबूत और भागने की रेस कई दिनों तक लगातार निगरानी करने के बाद राइस्टार ने आखिरकार एक पैटर्न नोटिस किया। उसने देखा कि हर शुक्रवार की रात बड़े बड़े ट्रक गोदाम के अंदर आते थे। ये ट्रक अंधेरे में छुप कर आते थे और फिर तड़के 4 बजे यानी सूरज उगने से ठीक पहले वे ट्रक तेजी से और चुपचाप वहां से निकल जाते थे। राइस्टार अच्छी तरह से जानता था कि 444 को हराने के लिए सिर्फ शक काफी नहीं था, उसे ठोस सबूत चाहिए थे। बिना सबूत के पुलिस या कोर्ट से कोई कार्रवाई करवाना संभव नहीं था। इसलिए उसने एक खतरनाक लेकिन जरूरी योजना बनाई। अगली शुक्रवार की रात राइस्टार बाहर रखे एक बड़े कंटेनर के पास छुपकर बैठ गया। उसके पास एक छोटा सा डिजिटल कैमरा था जिसे उसने अपने कॉलेज की लैब से चुपचाप चुराया था। ठीक 12 बजे गोदाम की ओर तेजी से 2 बड़े ट्रक बढ़े। राइस्टार ने देखा कि ट्रकों के आते ही गोदाम का एक छिपा हुआ दरवाजा धीरे से खुला। उसने मौका देखा और चुपके से गोदाम के अंदर पहुंच गया। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। 5 से 6 लड़कियों को बाहर निकाला गया। उनके हाथ पांव बंधे थे और उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था ताकि वे चीख न सकें। राइस्टार का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाए और जल्दी जल्दी में उस भयानक दृश्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग करते हुए उसने वाइट 444 को भी वहां खुद मौजूद देखा। वह उस रात हाथ में पैसों से भरा एक बैग लिए किसी आदमी से बात कर रहा था। राइस्टार ने तुरंत इस सबूत को भी कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन तभी पास में बंधा एक कुत्ता अचानक भौंक उठा। सामने खड़े गार्ड की नजर राइस्टार की तरफ गई। पीछे से वह गार्ड जोर से चिल्लाया और धड़ाधड़ गोलियां चलने लगीं। गोदाम से बाहर निकलते ही उसने पीछे एक कार को देखा। यह वाइट 444 के गुंडों की थी जो तेजी से उसका पीछा कर रही थी। राइस्टार ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक की पूरी ताकत इस्तेमाल की और वहां से बच निकला। उसके हाथ में अब पायल और उसके भाई की आजादी का सबसे बड़ा सबूत था। खतरे का सौदा राइस्टार सीधा पायल के पास पहुंचा और उसे गोदाम पर जो कुछ हुआ सब कुछ बता दिया। पायल यह सुनकर बुरी तरह घबरा गई। उसका डर सही था। अब राइस्टार भी उसी जानलेवा खास्त्रे में था जिसमें वह सालों से जी रही थी।
लेकिन राइस्टार के पास पहले से ही एक पक्की योजना थी। उसने कैमरे की मेमोरी कार्ड निकाली और तुरंत उसकी कई कॉपियां तैयार की। उसने एक कॉपी अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को भेज दी और दूसरी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में अपलोड कर दी। इस तरह अगर उसे कुछ हो भी जाता तो सबूत सुरक्षित रहता। इसके बाद राइस्टार ने वाइट 444 को सीधा फोन पर संदेश भेजा। संदेश छोटा लेकिन सीधा था। मेरे पास सबूत है। अगर पायल या उसके भाई चिंटू को कुछ भी हुआ तो यह सबूत सीधे मीडिया और सीबीआई दोनों के पास पहुंच जाएगा। 444 को यह धमकी मिली और जवाब भी तुरंत आया। उसने राइस्टार को अकेले मिलने के लिए बुलाया। राइस्टार जानता था कि यह एक जाल हो सकता है। यह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पायल और चिंटू की आजादी के लिए उसे यह जोखिम उठाना ही था। अगली सुबह राइस्टार हिम्मत जुटाकर वापस उसी गोदाम पर पहुंचा। वहां वाइट 444 अपने गुंडों से घिरा हुआ स्टाइल से एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था। वाइट 444 ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो वो बहादुर लड़का? राइस्टार डरा नहीं। उसने सीधे बात की, मुझे बस दो चीजें चाहिए। पायल और उसके भाई चिंटू को पूरी तरह से आजाद कर दो और दूसरी, अपना यह गंदा धंधा हमेशा के लिए बंद कर दो। 444 जोर से हंस पड़ा और बोला, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या कर लोगे? तुम्हें पता है कल सुबह तक मैं तुम्हारी पूरी दुनिया उजाड़ सकता हूँ। राइस्टार ने योजना का अगला हिस्सा शुरू किया और कहा, मेरे पास सिर्फ वीडियो नहीं है। मैंने तुम्हारे गोदाम के बाहर उस रात जो गाड़ी का नंबर देखा था उसे ट्रेस किया है। वह गाड़ी शहर के एक बड़े विधायक की है। इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे बैंक अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस भी मिल गए हैं। अगर यह सारा सबूत बाहर आया तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह सब झूठ था। उसके पास बस रिकॉर्डिंग ही थी। 444 की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने आत्मविश्वास से कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हें यहीं मार सकता हूँ। राइस्टार ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, जरूर मार सकते हो, लेकिन फिर वो सारे सबूत अपने आप अपलोड हो जाएंगे। मैंने एक टाइमर सेट किया है। अगर मैं हर 12 घंटे में एक सुरक्षा कोड नहीं डालता तो वे सारे सबूत ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे। यह भी झूठ था, पर अब 444 को पूरा विश्वास हो चुका था। 444 ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, तुम चाहते क्या हो राइस्टार? राइस्टार ने अपनी अंतिम शर्तें रखी। पायल और उसके भाई चिंटू को हमेशा के लिए पूरी तरह से छोड़ दो। उन्हें फिर कभी परेशान मत करना और अपना यह गंदा धंधा तुरंत बंद करो। उन तस्कर हुई लड़कियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दो। वाइट 444 ने कहा, इतना आसान नहीं है लड़के। ये सिर्फ मेरा धंधा नहीं है, इसमें मुझसे भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मैं इसे अकेले तुरंत बंद नहीं कर सकता। राइस्टार ने समझदारी दिखाई और कहा, ठीक है, तो धीरे धीरे करो, लेकिन करो। ये काम पूरी तरह रुकना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो लड़कियां अभी तुम्हारे कब्जे में हैं उन्हें तुरंत छोड़ दो। बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुमने एक भी लड़की को हाथ लगाया तो वह सबूत बिना किसी देरी के सीधा मीडिया के पास पहुंचेगा। वाइट 444 ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, डील हो गई राइस्टार, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया या मेरे धंधे में टांग अड़ाई तो तुम्हारी और तुम्हारी प्रेमिका की लाश भी कभी नहीं मिलेगी। राइस्टार ने तुरंत जवाब दिया, वो मेरी प्रेमिका नहीं है, वो मेरी बचपन की दोस्त है। 444 ने बेपरवाही से हाथ हिलाया, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता, अब निकल जाओ यहाँ से जब तक मेरा मूड ठीक है। राइस्टार ने पलटकर वहां से निकलना शुरू कर दिया। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे और पैर अंदर से कांप रहे थे। ये डर था पर साथ ही राहत भी थी। परिणाम और नया रिश्ता अगले ही हफ्ते शहर में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। पुलिस ने अचानक वाइट 444 के गोदाम पर छापा मारा। 15 तस्कर हुई लड़कियों को सुरक्षित बरामद किया गया। असल में यह सूचना खुद 444 ने दी थी। अपनी छवि बचाने और राइस्टार से किया वादा निभाने के लिए उसने कहा कि यह सब उसके एक भ्रष्ट मैनेजर का काम था। इस कार्रवाई से शहर